अभी चालू हुआ है, फिर से उतना बोलना पड़ेगा ना जी। चलिए, तो यही आपका द्विमीय सूत्र है गतिशीलता का, लिख लीजिएगा। पिछले क्लास में आपको ऐसा ही मात्र बताया गया था। यहाँ पर अनुगमन वेग का NT इनवर्स 1 है और E का है ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। L से L कटा दिए तो एक L बचेगा, T इनवर्स 1 से T इनवर्स 3 को कटाइएगा, T इनवर्स 2 बचेगा। जो भी पद नीचे से ऊपर जाएगा उसका चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो गया, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। यहां से आगे अब कंटिन्यू करेंगे। कहां पे बालक? हाँ, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। तो थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं, ये हटा दे बालक। ये बताइए कि अगर किसी चालक का, चलो जी लास्ट बेंच उधर से, आप बताइए अगर किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? काहे बढ़ेगा? किसी चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध आप बोले हैं बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ेगा ये बताइए। तो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगल बगल सब बता दिया है ना, तो ये तो बता देगा बढ़ेगा घटेगा, क्यों का जवाब नहीं मिलेगा आपको कम शब्दों में। बढ़ जी बगल में आप बताइए कि चालक को गर्म करने पे प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? घटता है। काहे घटता है? चलो जगह बदला जाता पहले, चलो उन्हें अपना पे, चलो जी तुम्हारे आगे मुड़ी लुकवाए हुए है, खड़ा होगा। बताइए चालक को गर्म करने पे प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? काहे बढ़ेगा? क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले गतिशील रहता है। आप ताप दे दिए मतलब ऊर्जा और दे दिए, तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करके उसमें टक्करों का संख्या बढ़ जाता है। जब टक्कर ज्यादा होगा तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा तो करंट कम बनेगा, करंट कम बनेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। तो आप एक लाइन में कहिए कि सर उसमें टक्करों का संख्या बढ़ जाता है, और जो श्रांति काल होता है, दो टक्करों के बीच जो गैप होता है वो कम हो जाता है। बैठ जाइए। कारण भी याद रखिए, खाली ज्यादा कम से नहीं होगा। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, किसका? चालक का। ठीक है, चलिए इधर से आप बताइए कि कुचालक में या अर्धचालक में आते हैं। अर्धचालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? प्रतिरोध क्यों घटेगा? तो आपका उत्तर होगा कि किसी भी पिंड के लिए तापमान बढ़ाने से कणों के बीच लगने वाला सहसंयोजक बल टूटता है, और जब सहसंयोजक बल टूटेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या बढ़ जाए। बैठ जाइए, देखिए बैठ के ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में, तो याद रखेंगे कि मान ली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और गर्म करने से ताप से ही बंधन टूट जाता है। सबसे कमजोर बंधन होता है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब टूट जाएगा तो ई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, ई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम था और मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा प्रवाह होगा, तो जब प्रवाह ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बालक? कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चालक छोड़कर बाकी सब में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। हाँ, अति चालक पर उसका प्रतिरोध शून्य होता है और मिश्र धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा उतना ही रह जाएगा, उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चालक वाला आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जो भी आपसे पूछे हैं परीक्षा में क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि किसी चालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बताइए क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? उसमें टक्करों का संख्या बढ़ जाता है, और जो विराम काल होता है जिसको शांति काल कहते हैं वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट,
तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। नाम सुने हैं ना जी प्रतिरोध का, आप 10th में पढ़े भी होंगे प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमको आगे यहां से पढ़ना है बालक। तो हेडिंग दिया जाए, यहाँ पे ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र इसमें बचा हुआ था जो कि हम लोग कर लिए। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे प्रतिरोधों का, आगे हेडिंग देंगे बालक प्रतिरोधों का संयोजन। आगे हेडिंग दिया जाए प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन है तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होगा बालक? तो मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, कि मिश्रित संयोजन भी होता है, लेकिन मिश्रित संयोजन में यही दोनों रहता है। तो हेडिंग हम लोग दे दिए हैं प्रतिरोधों का संयोजन। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो ध्यान देंगे प्रतिरोधों का संयोजन मूल रूप से 2 प्रकार का लेंगे। जैसे संधारित्र को कैसे जोड़ा गया था उसी तरीके से प्रतिरोध को भी जोड़ा जाता है। प्रतिरोध देखे हैं, प्रतिरोधक है, प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, प्रतिरोधक बोलेंगे, क्योंकि प्रतिरोध तो उसका गुण होता है। प्रतिरोधक को देखे हैं बालक? चलिए, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, इसी को जोड़ने का तरीका हमको पढ़ना है। यही सब है प्रतिरोध, ये वाला आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, यही सब प्रतिरोधक है। ठीक है, अब इसी को जोड़ेंगे तो अब देखिए, जो आप प्रतिरोधक को जोड़ रहे हैं तो प्रभावित कौन होता है? इसका प्रतिरोध होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। 2 तरह का संयोजन लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोधक थोड़े निकालते हैं। प्रतिरोधक तो डिवाइस का नाम है। तो अब 5 को 10 को जोड़ दीजिएगा तो प्रतिरोधक प्रभावित होगा कि उसका प्रतिरोध प्रभावित होता है, प्रतिरोध बदल जाता है। तो इसीलिए हम इसी का संयोजन हम लोग हेडिंग दिए हैं। तो यही होता है बालक प्रतिरोधक। सवाल ये है कि सर इसको क्यों जोड़ेंगे? तब परिपथ में मान लीजिए हम चाहते हैं कि ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर दें, आपके घर में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ज्यादा करंट का सप्लाई है, कहा गया कि कम कर दीजिए, तो कम करने के लिए यही डिवाइस यूज किया जाता है। और ये प्रतिरोधक है, तो इसका नाम कार्बन प्रतिरोधक है बालक। ये भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन सबसे सस्ता जो होता है और ज्यादा यूज होने वाला यही होता है। बाकी सब अलग अलग डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रतिरोधक है, ये भी प्रतिरोधक है, लेकिन ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसमें हम जितना चाहेंगे उतना बदल देंगे प्रतिरोध को। ये घुमाइएगा ना, यहाँ नॉब जैसा होता है, तो ये सब प्रतिरोधक होता है। अभी जो देखे थे वो सिरामिक्स का बना होता है, चीनी मिट्टी वाला बना होता है, उसमें कार्बन का मात्रा ज्यादा होता है, तो उसको कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। और फिक्स वैल्यू होता है, उसका वैल्यू आप बदल नहीं सकते हैं बना के, लेकिन ये वेरिएबल है, इसका नाम भी कहीं लिखा होगा। ठीक है, देखिए वेरिएबल रेजिस्टर दिख रहा है। तो वेरिएबल मतलब जो बदलता हो, हम जितना चाहे उसको बढ़ा दे घटा दे, तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल रखा गया। अलग अलग डिवाइस में यूज होता है। और देखना चाहे तो बहुत सारा इसका टाइप है बालक। देखिए यही प्रतिरोधक है, देख सकते हैं इस पे रंगीन वलय है जी। अब प्रतिरोधक इतना छोटा होता है कि उस पर कोई वैल्यू नहीं लिख पाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं लिखा जाता है तो उस पर रंग लगा दिया जाता है, इसको रंगीन वलय कहा जाता है। जो रिंग होता है उसको वलय कहते हैं, और इसी रंगीन वलय से इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो जब ये पढ़ा देंगे तो आगे आपको सिखाएंगे कि कलर को कैसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा प्रतिरोध में। उसको कार्बन प्रतिरोधक का कलर कोड कहा जाता है, जो कि आगे पढ़ना है आप लोग को। अब देखिए यही सब टोटल प्रतिरोधक है जितना आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको अभी यही 2 दिखे थे, लेकिन देखिए जितना आपको दिख रहा है सब प्रतिरोधक है। इसमें सबका काम क्या है? प्रतिरोध उत्पन्न करना। सबसे ज्यादा कौन यूज में लेते हैं? हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? कार्बन सस्ता होता है तो इसका प्रतिरोधक भी सस्ता होगा,
बाकी सब मेटल वगैरह का बना होता है तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ये जो होता है अलग अलग पर्पज से अलग अलग डिवाइस पे यूज होता है कि आपको कितना प्रतिरोध चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसके हिसाब से ही लगाया जाता है। अब आगे बढ़िएगा तो इस सब टाइप होता है कि कौन है, लीनियर है, नॉन लीनियर का होता है। रेखीय और रेखीय पढ़ाए थे आपको, रेखीय और रेखीय, उसी को लीनियर नॉन लीनियर कहा जाता है। तो इसका टोटल टाइप हो गया। और इसमें फोटो भी है कि किस टाइप का आप लगाना चाहते हैं। मोबाइल है या दूसरा कोई डिवाइस है जो काफी पतला है तो उसमें चिप वाला लगाइए, जिसमें ज्यादा जगह रहता है तो उस तरीके का आप लगाएंगे। तो अलग अलग टाइप का ये होता है। ये भी देख सकते हैं सब लिखा हुआ है कि कौन किस तरीके का है। तो अब इसमें बात नहीं करेंगे, अभी सब जब प्रतिरोधक है कार्बन का कलर कोड बताएंगे तभी सब दिखाएंगे। अभी हम कहाँ आएंगे, तो अभी हमको समझना है कि सर इस सबको जोड़ने का तरीका क्या है। तो जोड़ने का दो तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, दो क्रम पढ़ेंगे। और ये याद रखिएगा संधारित्र का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे उसका आप क्वेश्चन बनाया है इसका भी सेम बनेगा, खाली फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चलिए हेडिंग हो गया ना हम लोग का, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः है, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है जो निम्न है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है जो निम्न है, जो निम्न है। हो गया वाला साफ आ रहा है ना पूरा, इसमें देख लीजिए पूरा एरिया है ना इसमें। चलिए एक नंबर में प्रतिरोधों का, एक नंबर में लिखा जाए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसको कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब जब हो जाएगा तो एक नंबर वाला हेडिंग दे दीजिएगा, श्रेणी क्रम हम लोग परिभाषित करेंगे। जिनका हो जाएगा अलग, एक नंबर वाला हेडिंग दे दीजिए, परिभाषित करना है। हो गया बालक। चलिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान देंगे आपको पढ़ाया गया है प्रतिरोधक, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालक, चालकत्व और चालकता। क्लियर है। तो हम लोग जोड़ने का तरीका देख रहे हैं कि जब बहुत सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान देंगे श्रेणी क्रम पहचानने का एक तरीका आपको बताया गया था कि जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का एक ही रास्ता होता है। और याद रखेंगे कि अगर संधारित्र आप पढ़े होंगे श्रेणी क्रम में तो वहां हमको जानकारी था कि आवेश सब से बराबर निकाला गया था,
मतलब श्रेणी क्रम में संधारित्र के लिए आवेश समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ भी वही है, श्रेणी क्रम में अब आवेश नहीं कह के करंट कहिएगा कि करंट बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग। ठीक है। अब प्रतिरोधक है, दिखाएंगे, बल्ब का अरेंजमेंट है मेरे पास। आप देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहला बल्ब का लाइट थोड़ा सा ज्यादा होगा, दूसरा का उससे थोड़ा कम होगा, तीसरा का सबसे कम हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सबको बराबर वोल्टेज मिलता है। करंट बढ़ जाएगा लेकिन वोल्टेज क्या मिलेगा, बराबर। तो हम लोग वोल्टेज ही नहीं यूज करते हैं। करंट क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चलता है वो करंट कहलाता है, और जो एनर्जी सप्लाई कर देता है, जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट के थ्रू आएगा, फिलामेंट को एनर्जी दे देता है, उसी एनर्जी से लाइट निकलता है, फिर माइनस वाला पकड़ के कहा जाएगा, प्लस वाला पकड़ के कहा जाएगा, दूसरे छोर पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा माइनस से प्लस, तो करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस चलता है। दोनों हो गया। एक नंबर वाला परिभाषित करेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन लिखेंगे, विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है, विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है, विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है जब उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है, प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है, प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में करंट का मान क्या होता है, सभी के लिए एक समान होगा, और वोल्टेज का मान क्या होगा, असमान। लिख लिया जाए इसको। वहां में लिखवाए थे संधारित्र में, वहां क्या समान था, आवेश, क्या अलग था, वोल्टेज। चलिए अब इसका कुछ डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखिए, श्रेणी क्रम लेना है, श्रेणी क्रम बताया गया था, तो उसमें एक ही रास्ता होता है एक छोर से दूसरे छोर जाने का। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि R1, R2 तथा R3, यदि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो और डैश दे दीजिए। तो डायग्राम बनाते हैं, कितना प्रतिरोधक है जी, 3 गो है, R1, R2, R3। अब n तक ले सकते हैं, याद रखेंगे n मतलब अंतिम होगा, तो हम लोग लास्ट में ही n लिख देंगे। प्लस
प्लस है माइनस है। विभवांतर को पीडी कहा जाता है। विभवांतर कितना है V। ये प्रतिरोधक का नाम R1 R2 R3। करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर चलता है। ये बताइए सब प्रतिरोधक से करंट का मात्रा समान रहेगा कि असमान रहेगा? एक समान रहता है, याद रखेंगे। करंट जो होगा एक समान, अभी तो लिखे थे। और यहाँ पर वोल्टेज अलग होता है, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। एक चीज और ध्यान देंगे, ये तीनों जोड़ने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 वोल्ट है तो तीनों जोड़ने पर 100 ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब गलत है। मान लीजिए सप्लाई होगा 100 वोल्ट का तो आपको 400 वोल्ट मिल जाएगा? नहीं। तो याद रखेंगे जितना पावर का बैटरी जोड़िएगा उतना ही वोल्टेज तीनों मिलना चाहिए, तीनों को जोड़ने पर उतना ही आना चाहिए। डायग्राम बनाइए। अब यहाँ पर प्लस से माइनस के पास जाने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम है। अब बताइए कैलकुलेशन यहां से जो हमको निकालना है वो हम करंट से निकाले कि वोल्टेज से निकाले? कैलकुलेशन अब हमको करना है तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट किया जाए, वोल्टेज से कि करंट से? तो याद रखेंगे संधारित्र में भी पढ़ाए थे कि जो अलग है उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करंट तो सबका समान है जी, वोल्टेज क्या है? असमान है। तो जो समान रहेगा उससे नहीं लेना है, जो असमान रहेगा उसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे, बना लीजिए बालक। तो देखिए यहां आप लिखेंगे कि चित्र से, तो चित्र में यही मालूम चला कि जो V होगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, यही ना अभी बता रहे थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब हमको ये बताया जाए बालक कि आप पढ़े हैं कि Q इक्वल टू CV होता है। तो जब V निकालिएगा V इक्वल टू IR इन लेंगे, वो कहां पे? वो कैपेसिटर वाला था। तो यहां पर क्या निकालना है बालक? तो आपने बोला कि सर हमको V1 V2 हटाना है। तो जब V1 V2 हटाना होगा तो क्या होगा? IR1। करंट सबका बराबर है, करंट में हम क्या लिखेंगे? I1 I2 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? करंट तो सबका बराबर है। अगर आप I1 भी लिख दीजिएगा तो लास्ट में चल के आपको I बनाना पड़ेगा, कारण कि करंट सबके लिए बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं कि V बराबर IR1 IR2 प्लस IR3 लिखा जा सकता है बालक। क्यों I1 I2 नहीं लिखे हैं? करंट थोड़े बदला है, वोल्टेज बदला है। अब यहाँ पर कॉमन भी आपको दिख रहा होगा, सब में से कॉमन I ले लीजिए तो ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n के लिए निकालना रहे तो n लास्ट वाला में लिख लेते हैं हम लोग। आप यहां से यहां तक लिखिए, वहां पे चित्र से जहां लिखा हुआ है ना वहां से समीकरण 1 तक लिखेंगे। अब यहाँ पर समतुल्य एक लिया जाएगा, सब प्रतिरोधक को हटा के एक प्रतिरोधक ले लेंगे। हो गया बालक? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। यदि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि समतुल्य प्रतिरोध, सीधा कर दो, हो गया बालक? लिखेंगे यदि समतुल्य प्रतिरोध
यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो, ये बताइए समतुल्य मतलब क्या होता है? जो तुलना में समान हो। अब आपसे कहा गया कि जितना प्रतिरोधक लिए हैं सबको हटा दीजिए और एक ही प्रतिरोधक लाइए और उसका जो कैपेसिटी होना चाहिए उस सब के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक ही प्रतिरोधक ले लेंगे लेकिन इसका जो कैपेसिटी होगा उस सब के बराबर होगा। प्लस माइनस विभवांतर को पीडी कहा जाता है, भी से लिखते हैं। अब यही आपका समतुल्य है। समतुल्य हिंदी में या तो इंग्लिश में लिखना है तो EQ लिख दिया जाए। EQ मतलब ये अंतिम वाला है, लास्ट वाले में EQ लिखते हैं। करंट कैसे चलेगा बालक? प्लस से होते हुए माइनस की ओर चलेगा। और यहाँ पर जो विभवांतर है वही विभवांतर यहाँ भी रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे विभवांतर होता है। विभवांतर क्या, सुन लीजिए। यहाँ से अगर 100 वोल्ट गया, ध्यान देंगे, तो यहाँ अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 40 वोल्ट रहेगा तभी करंट आएगा। दोनों का विभव बराबर रहेगा तो इसमें करंट नहीं आता है। देखिए नहीं, माइनस है तो माइनस, इसको निम्न विभव कहा जाता है। प्लस है तो प्लस, तो ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। करंट कैसे चलेगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब ये क्या निकाले हैं, डायग्राम किसका है? तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए है। डायग्राम पहले बना लीजिए। अब इसके लिए अगर विभव लिखना हो तो V = IR होता है। V = IR, तो R में इक्विवेलेंट लगा लीजिए। समतुल्य है, समतुल्य मतलब सबको हटा के इसको लाए हैं। इसको समीकरण कितना दे दीजिएगा? 2। हो गया बालक? दोनों का LHS देखिए तो दोनों का LHS बराबर है। RHS को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। लिखा जाए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए V बराबर था, तो ये हो जाएगा I × R इक्विवेलेंट, और ये होगा I R1 + R2 + R3। अच्छा, इसको n तक ले लिया जाए, n मतलब अंतिम। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? तो R1 + R2 + R3 कहां तक बालक? n तक। n मतलब अंतिम, हो सकता है हम तीसरे को अंतिम कह दे। तो समीकरण नंबर ये हो जाएगा बालक 3। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध के लिए है। अब याद कीजिए उसमें क्या आया था श्रेणी के लिए, वहां उल्टा आया था 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, n तक निकाले थे हम लोग। तो ये तो उसका उल्टा हो गया। तो संधारित्र या प्रतिरोध दो में से एक जोड़ने के लिए आपको देता है। ठीक है, और बनाने का वही तरीका है जो आप वहां पे बनाए थे। हो गया बालक? तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। एक चीज और बता दें कि श्रेणी क्रम में सबसे महत्तम प्रतिरोध मिलता है। ठीक है, वहां पे समानांतर क्रम में संधारित्र मिला था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? श्रेणी क्रम में सबसे महत्तम प्रतिरोध मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, चाहते हैं कम उत्पन्न करना है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अभी सबका मात्रक क्या होगा जी? मात्रक क्या होगा इस प्रतिरोध का? कोई प्रतिरोध हो उसका क्या होगा? ओम ही होता है, कोई भी प्रतिरोध रहे। एगो नोट लिख लीजिए। आए, अच्छा लैंग्वेज है ना जी, रुक जाओ बालक, नोट से पहले इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 प्रतिरोधों के
समीकरण 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है हो गया बालक। तो याद रखेंगे कि जब श्रेणी क्रम में महत्तम प्रतिरोध होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो जब करंट कम हो जाएगा तो लाइट इतना रहेगा, नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए घर का जो वायरिंग हम लोग करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं ताकि सबको एकदम बराबर वोल्टेज मिले। नोट करके लिख लिया जाए, नोट करके लिखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ने के पश्चात महत्तम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जोड़ने के पश्चात महत्तम प्रतिरोध प्राप्त होता है। हो गया बालक। तो महत्तम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब आपसे कहा जाए, बेग मत सरिए, महत्तम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब आपसे कहा गया कि मान लिया हमको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तब समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ने का जो तरीका होता है वो परिपथ पर डिपेंड करता है कि परिपथ कैसा है। आप डायग्राम में अभी देखे थे कि किट में, सर्किट में ये जोड़ा गया था। तो जो प्लस टर्मिनल होगा उसका लंबाई बड़ा होता है और माइनस का छोटा होता है। क्लियर है वाला? अब 1 मिनट रुक जाइए। निकालो तो बालक। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लिया जाए। रखो इसको, रखो ना, तो बॉल लगा। करेगा ना अभी बैठ पड़ी नाचते। कवर कहाँ है इसका? कवर इसमें डाल। और एक और बचा हुआ है। बैठ। ध्यान देंगे बालक। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखा जाए, मतलब किस तरीके से काम करे। ये भी विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और आप इस तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम प्रोजेक्ट आपको दिखा देंगे, ठीक है, कैसे आपको बनाना है श्रेणी समानांतर के लिए। प्रोजेक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रिकॉशन ज्यादा करना होता है, ठीक है। ध्यान नहीं रखेगा, करंट मार देगा तो कहेगा सरे बोले थे, सरे के चलते मार दिया। इसीलिए ज्यादा आपको भारी वाला नहीं दिया जाता है। चलो देखो तो ना, बनाए थे, कहाँ बनाए थे? चलिए बेहतर है। अब बात नहीं जी, हल्ला नहीं, हल्ला कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाए।
चलो कैमरामैन फोकस किया जाए। ना ना उसी में प्रैक्टिकल कैसे वाला। यहाँ पर दो क्रम आपको दिख रहा होगा, एक श्रेणी है, एक समांतर क्रम है। तो आप देखेंगे कि सर ये तो बगल में रखा हुआ है, ये समांतर क्रम कैसे है? तो आप बल्ब से मत देखिए, इसको वायरिंग देखा जाए। तो वायरिंग आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कि मेन लाइन है और मेन लाइन से ही इसमें देखो जी, देखिए नहीं तो ज्यादा बोर्ड लंबा नहीं है इसलिए यहीं पे किए हैं कनेक्ट। तो मेन लाइन से इसका नीचे और यहाँ से नीचे आया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं इसका करंट इसमें गया है, इसका करंट इसमें गया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसका ठीक है लाइटिंग है। तो लाइटिंग में आप देख सकते हैं कि अब इसको ऑफ कर दिया जाए, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये ज्यादा लाइट करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, वो थोड़ा और कम करता है। अब इसमें क्या कर देंगे, ये बल्ब निकाल दिए तो करंट का सप्लाई बंद हो गया क्योंकि इसका सप्लाई इसमें जाता है, इसका सप्लाई इसमें जाता है। तो श्रेणी क्रम में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज होगा तो पीछे वाला कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए इस सर्किट जो फिलामेंट देख रहे हैं इसके थ्रू करंट इस टर्मिनल पे आया, फिर इसको जलाते हुए लास्ट तक पहुंच गया। ये श्रेणी हो गया। अब हम बात करें समांतर क्रम के लिए तो इसका वोल्टेज देखिए, है ना जी। तो बताइए घर में लाइट ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा वाला। तो इसमें क्या है कि दोनों को वोल्टेज बराबर मिल रहा है। अभी फ्यूज भी हो जाएगा, इसको अगर मान लीजिए आप निकाल भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल वाला काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए घर का जो वायरिंग हम लोग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है ताकि वोल्टेज भी बराबर मिले और एक अगर फ्यूज भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, कोई दिक्कत वाला। तो इस तरीके का आप भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको निकाल देंगे, काम करना बंद कर दिया। अब कहिएगा कि सर इस परिपथ में अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आप बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिएगा। ये सीरीज में और पैरेलल में ऊपर नीचे करके रखिएगा और एक चीज नंबर ऑफ बॉल बराबर रखिएगा। अगर ये 3 है तो 3 पैरेलल में रखेंगे, अगर 3 सीरीज तो 3 पैरेलल में, 2 सीरीज तो 2 पैरेलल, क्योंकि बहुत के दिमाग में भी आ जाएगा कि ज्यादा इसीलिए कम चल रहा है, आई कम इसलिए ज्यादा वोल्टेज में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है बालक, इसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो आप देखेंगे वही वोल्टेज रहेगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं। बस इसको हम रोक दे रहे हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये तो एक विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आप ही की तरह एक विद्यार्थी था रवि रंजन, उसी ने बनाया था इसको और प्रैक्टिकल सभी बच्चों के लिए उसने दिया है। सर जिसको भी बताना होगा आप इससे समझाइएगा। तो आप इस तरीके का खुद से बना सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल तो बहुत सारा है लेकिन आपको नहीं दिया जाता है। इसका रीजन क्या है कि इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है वाला, सावधानी नहीं बरतिएगा दुर्घटना घट सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग काफी एल्बम का है, मतलब क्या है इसमें, लेकिन जब खोले तो इस तरीके का प्रतिरोध। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सही तरीके से अरेंज किया गया है। ये तीनों आपका सीरीज में है, ये किसमें है? पैरेलल में। नहीं कर रहा है, नहीं तो ये काम करता था। इसमें हमने देखा था कि वोल्टेज ज्यादा कम था और इसमें सबका वोल्टेज क्या था? बराबर। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप 10th वगैरह में होंगे तो प्रोजेक्ट मिलता था बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना है, बाकी